बनारस के घाट के साथ बनारस का जायका भी मशहूर है और इसी जायके की एक कड़ी है बनारस में मिलने वाली प्याज की पकौड़ी। हम इस वक्त वाराणसी के सोनिया इलाके पर हैं, जहां पर मशहूर प्याज की पकौड़ी की ये दुकान है। हर रोज की तरह यहाँ भीड़ तो है, लेकिन इस भीड़ में उन लोगों को मायूस होना पड़ रहा है जो यहाँ पर प्याज की पकौड़ी खाने आते हैं। वो ऐसा है कि जैसे प्याज महंगा है तो उसको मतलब मेल के लिए बनाया जा रहा है कि भाई ग्राहक जैसे मायूस ना हो, पकौड़ी मिल रही है इसलिए थोड़ा बहुत बनाया जा रहा है। पहले कितना माल गलाते थे, अब कितना माल गलाते हैं? पहले 10 किलो प्याज गलाते थे, अब 3 किलो प्याज गला रहे हैं। नहीं, वो तो दुकानदार अब क्या करेगा, हमको 5 रुपए का चाहिए, 10 रुपए का चाहिए, तो कहाँ से प्याज की पकौड़ी दे पाएंगे। तो हम भी समझते हैं, इसलिए जो है तो जो उनके पास है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। और उतने में तो प्याज नहीं आएगा तो पकौड़ी अगला कहाँ से देगा, इसलिए हम लोग भी उस पर समझौता करके खा रहे हैं जो भी है। काफी सालों से देख रहे हैं इसको और शाम के टाइम बहुत भीड़ रहती है इनके यहाँ। हाँ। जो अभी तो प्याज की पकौड़ी है वो बता रहे हैं कि पहले वो 15 किलो 20 किलो की बनाते थे, अब वो किलो 2 किलो की बना रहे हैं। महंगाई मायूस होना पड़ता है, महंगाई के कारण प्याज की आज नहीं मिली है। आज प्याज की पकौड़ी नहीं मिली। नहीं तो रागनी जी को आज प्याज की पकौड़ी नहीं मिली। आप परिवार के साथ आई थी आप? हाँ जी। जो भी और लोग आते हैं, प्याज की पकौड़ी आज मनोहर दादा के यहाँ से गायब है। हाँ, आज प्याज की पकौड़ी गायब है। बड़ा मायूस हो गए सब लोग एकदम। बनारस के खान पान और जायके के लिए जो चीज मशहूर थी वो फिलहाल महंगाई के दिक्कतों से गुजर रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। शतक लगा चुकी प्याज जहां पहले ही आम आदमी की थाली से दूर हो चुकी है, वहीं अब ये प्याज चाय पकौड़ी की दुकानों से भी दूर होती जा रही है। अब चाय पकौड़ी की दुकानों पर प्याज की पकौड़ी में प्याज गायब होती जा रही है और ये पकौड़ियाँ यहाँ पर तली जा रही हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो पकौड़ी का जो ये सामान तैयार किया है इन्होंने बेसन में, उसमें पकौड़ी के साथ ही साथ और भी चीज़ें शामिल हैं। इसमें पकौड़ी के साथ कई अन्य चीज़ों को शामिल किया गया है प्याज के साथ, ताकि कि इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, क्योंकि प्याज जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। प्याज ने 100 रुपये का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया था। प्याज की महंगाई के कारण जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर दुकान खोलें तो हमारी पकौड़ी फेमस है और पकौड़ी बेचना है तो प्याज में के साथ जो है सो गोभी मिलाते हैं, आलू मिलाते हैं, बैगन मिलाते हैं, हरा प्याज मिलाते हैं, जिससे कि जो है हमारी पकौड़ी जो है काम चलता रहे। अरे इस समय प्याज 100 रुपये किलो है, दुकानदार बेचारे कहाँ से खरीदें कहाँ से न करें, और बिना प्याज की पकौड़ी खाने का कोई अर्थ भी नहीं है। प्याज की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं कि दुकानदार भी इस रेट में उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रेट बढ़ाना उनके लिए मुश्किल है, अगर वो रेट बढ़ाते हैं तो उनके ग्राहक टूटते हैं। ऐसे में दुकानदारों के सामने भी मुश्किल है और ग्राहकों के सामने जो पकौड़ी के शौकीन हैं, प्याज की पकौड़ी के शौकीन हैं, तो उनको भी थोड़ी निराशा हो रही है और ये स्थिति इसी तरह बनी रहेगी जब तक कि प्याज की कीमतें कम नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्याज महंगा क्या हुआ, मानो लोगों की थाली से दूर होता चला गया। ये लोगों के किचन में स्वाद बढ़ा था, मगर अब जब ये आंकड़ा 100 को पार कर गया तो मानो सन्नाटा पसरने लगा। बाजारों में पकौड़ी जाड़े में हर व्यक्ति पसंद करता है और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कानपुर का कंपनी बाग का वो इलाका है जहाँ ऑफिसेज हैं। यहाँ तमाम चीज़ों के आपको स्टॉल देखने को मिल सकते हैं, चाय के, जलेबी के, छोले भटूरे के और पकौड़ी के। इस समय सर कम से कम 300 रुपये किलो पकौड़ी पड़नी चाहिए। 100 रुपये किलो प्याज है सर, 80 रुपये किलो बेसन है और 100 रुपये या 90 रुपये 80 रुपये किलो रिफाइंड पड़ रहा है, तो कम से कम 300 रुपये किलो होना चाहिए। किस चीज़ की पकौड़ी बनाई है पहले तो आप हमें दिखाइए। गरम गरम ज़्यादा तो नहीं है? हाँ, गरम गरम तो है। खा के पहले बताते हैं कौन से। पकौड़ी स्वाद जरूर, लेकिन प्याज नहीं है। प्याज नहीं है। प्याज क्यों नहीं है? प्याज महंगाई हो गया है, प्याज खरीद नहीं पा रहे हैं हम लोग, कस्टमर खा नहीं पाता उतना। 30 रुपये का 100 ग्राम देंगे तो ले नहीं पाएगा कोई, इसलिए आपका ग्राहक भी नहीं आ रहा है प्याज का। बिल्कुल ग्राहक कट चुके हैं। तो आपने देखा कहीं ना कहीं इस बाजार में तमाम चीज़ें बिक रही हैं। इनसे बात करें, सर प्याज की पकौड़ी खरीदी कि नहीं? इतने महंगा प्याज पकौड़ी खरीदेगा बाबूजी? क्या चीज़ खाई? अभी खाया, छोला भटूरा खाया, मतलब सस्ते के लिए। तो इसका विकल्प छोला भटूरा हो गया। जी हाँ, सस्ता है। हाँ। तो देखा आपने, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों ने खाने का विकल्प, स्वाद का विकल्प ढूंढ लिया, क्योंकि प्याज महंगा है और बाकी चीज़ें सस्ती हैं, इसलिए लोगों ने इसे दरकिरार करके दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। शतक लगा चुकी प्याज की कीमतें न सिर्फ लोगों के किचन से गायब हुई हैं, बल्कि अब स्वाद के रूप में जो लोग पकौड़ी खाते थे दुकानों से भी गायब होने लगी हैं।
सिविल कोड के इर्द गिर्द करीब 20 से अधिक दुकानों पे पकौड़ियाँ बनती थीं, लेकिन आज की डेट में वहाँ कोई भी दुकानदार प्याज की पकौड़ी नहीं बना रहा है। न्यूज 18 की टीम जब आज प्याज की पकौड़ी खोजते सिविल लाइन स्थित इस दुकान पे पहुंची तो यहाँ पे पकौड़ी हमें छनते हुए मिली, और वो भी प्याज की। बड़ी तन्मयता से ये प्याज की पकौड़ी को छान रहे हैं। भाई साहब, प्याज इतनी महंगी हो गई फिर भी पकौड़ी छन रही है। अरे क्या करें सर, बचता तो नहीं है, लेकिन ग्राहकों को देने के लिए हम चला रहे हैं। हमारे ग्राहक बने हुए हैं, अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारी दुकानदारी का वो पड़ जाएगा, प्रभावित हो जाएगी। तो क्या इतनी स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनाते हैं आप? जी हाँ सर, हम लोग रेगुलरली इनके यहाँ आते हैं और खाते हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ से काफ़ी करीब है, हम लोग यूनिवर्सिटी में ही काम करते हैं और हर दिन इनकी पकौड़ी का मज़ा लेते हैं। है सर, पकौड़ी बहुत ही बढ़िया बनता है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं इनके वहाँ पकौड़ी करने के लिए। पकौड़ी और चाय दोनों ही जो है इस तरीके से किचन से प्याज गायब हो गई है, लेकिन आप हाँ यहाँ मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आज भी जाते हैं। पहले भी बढ़िया बनाते थे, अब भी बढ़िया बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। पकौड़ी खाने रेगुलर आ रहे हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं। भले से प्याज महंगी हो गई हो, लेकिन चूंकि ग्राहक हैं, ग्राहक टूटे नहीं, इसलिए अपना घाटा सह के भी ये लोग पकौड़ियाँ बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी में बना रहे हैं और इस दुकान पे भीड़ भी जुटी हुई है इनकी प्याज की पकौड़ी खाने के लिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में योगी सरकार की एक अहम बैठक की गई, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली में संशोधन को मंजूरी देकर प्रबंध तंत्र के दखल को खत्म कर दिया गया। वहीं नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक करीब 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को भी मंजूरी दे दी गई। इस दौरान कैबिनेट में नोएडा के बायर्स को राहत देने से जुड़े प्रस्ताव को पास करने के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के वेतन वृद्धि एवं पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया। इस दौरान कैबिनेट बैठक में डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति में भी बदलाव किया गया और साथ ही यूपी के बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति में भी बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में न सिर्फ केजीएमयू में विभिन्न निर्माणों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, बल्कि उत्तर प्रदेश की कई नगर पंचायतों के साथ लखनऊ और वाराणसी की नगर निगम की सीमा विस्तार के साथ ही कई ग्राम पंचायतों को भी नगर पंचायत बनाए जाने के प्रस्ताव समेत कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और संत कबीर नगर के वासियों को विकास की कई सौगातें दी। 180 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 149 करोड़ की योजना का लोकार्पण हुआ है, वहीं 31 करोड़ की योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। इन लोकार्पण और शिलान्यास में सबसे महत्वपूर्ण है बढ़िया ठाठर में राप्ती नदी पे बने पुल का लोकार्पण। इस पुल के लोकार्पण हो जाने के बाद से मेहदावल और पीपीगंज की दूरी घट गई है। साथ ही अब संत कबीर नगर के लोगों को गोरखपुर आने के लिए एक और रास्ता मिल गया है और इस पुल के उद्घाटन से सैकड़ों गांवों को फायदा होगा। देश के अंदर विभिन्न राज्यों में जब कानून व्यवस्था की तुलना होती है तो जो उत्तर प्रदेश आज से 2.5-3 वर्ष पहले अराजकता के लिए, दंगों के लिए, उपद्रव के लिए, माफियागिरी के लिए जाना जाता था, आज वही प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा प्रदेश माना जा रहा है। और यही प्रदेश है जिस प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था के कारण आज व्यापक निवेश होने की संभावना बढ़ी है। योगी सरकार बार बार ये कहती है कि वो शिलान्यास पे नहीं लोकार्पण पर भरोसा करती है और शायद इसीलिए आज सबसे अधिक लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास सिर्फ 31 करोड़ रुपए का हुआ है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर विधानसभा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जहां इस सत्र की खास बात यह है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश भी आने वाले हैं और सदन के पटल में पेश किए जाएंगे। सत्र की अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी तरह से सत्र को लेकर तैयारियाँ पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हाई सिक्योरिटी होती है, उस दौरान तमाम अंदर और बाहर
बाहर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की गई है। अगर सत्र की बात करें तो उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा और मंत्रियों के आयकर भुगतान से संबंधित विधेयक और कई रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा इस सत्र में 833 सवाल भी लगाए गए हैं। साथ ही सत्र में 37 असूचित प्रश्न और 91 याचिका भी लगाई गई है। सत्र की अगर सुरक्षा की बात करें तो सदन के अंदर और बाहर 300 मीटर तक, यानी सदन के बाहर 300 मीटर तक पूरी तरह से धारा 144 ली गई है और किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन की मनाही की गई है। इसके साथ ही विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरने की रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई है और कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा, यानी ये सत्र काफ़ी हंगामेदार होने के आसार है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। ठंड और स्वेटर के रियलिटी चेक में देखने में आया कि प्राथमिक स्कूलों में अभी भी कुछ बच्चे स्वेटर पहनकर नहीं आ रहे हैं। हालांकि स्कूल के टीचर्स का दावा है कि स्वेटर वितरण हो चुका है, लेकिन बच्चे स्वेटर नहीं पहनकर आ रहे हैं। इसके पीछे उनके घर वाले हैं जो उन्हें स्वेटर नहीं पहना रहे हैं। सर, स्वेटर वितरण तो सबको हो चुकी है। बाकी जो बच्चे पहन के जो अपना घर के गार्जियन नहीं पहनाते हों या पहन के नहीं आ रहे हैं, फिर भी उनसे हम लोग रोज़ कहते हैं कि आप लोग पहन के आइए। और जो बच्चे बटा है सभी तो पहन के आइए। बाकी कुछ ही बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं पहन के आ रहे हैं। अनूप कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। आजमगढ़ जिले में नौनिहालों की सेहत से जिला प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच नौनिहाल बिना स्वेटर नंगे पांव स्कूल जाने को मजबूर हैं और जिला प्रशासन है कि अभी तक अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में स्वेटर नहीं बांट पाया है। वहीं जूनियर हाई स्कूल के किसी भी विद्यालय में स्वेटर का वितरण नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि शिक्षक स्वेटर में स्कूल पहुंच रहे हैं और बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन बच्चों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्वेटर इस सत्र का वितरण नहीं हुआ है। जानकारी मिली है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्दी ही स्वेटर वितरण के लिए आ जाएगा। इन सबों के जूनियर स्तर के नाप का स्वेटर नहीं आया है, यही पता चला है। मैम गई हैं, लेकिन वहाँ से सूचना उस पर आ गई है, लेकिन उनको पता नहीं था। आपको बता दें, स्वेटर बच्चों को 30 नवंबर तक हर हाल में मिल जाना चाहिए था, लेकिन जिले में अभी तक स्वेटर वितरण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। इन छात्रों तक स्वेटर कब पहुंचेगा व इसका लाभ वह कब उठा पाएंगे, इसकी सही जानकारी कोई नहीं दे रहा है। वहीं स्वेटर न मिलने से अभिभावकों को बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने का भी डर सता रहा है। स्कूली बच्चों की माने तो उनका कहना है कि अभी तक उन्हें स्वेटर का नहीं मिला है। पुराने स्वेटर से हम काम चला रहे हैं। जिनके पास स्वेटर नहीं है वे बिना स्वेटर के ही स्कूल आ रहे हैं। वही बड़ा सवाल यह है कि सरकार ठंड से ठिठुर रहे बच्चों को स्वेटर बांटती है भी या नहीं, या इस बार भी स्वेटर के नाम पर धन का बंदरबाट होगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। जनपद कासगंज में दलित छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है चारों आरोपी जनपद छोड़ के भागने की फिराक में थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोच लिया है। यह पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना सिरपुरा क्षेत्र का है, जहां 4 आरोपियों ने एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि चारों आरोपियों के खिलाफ इस मामले को फास्ट कोर्ट में ले जाया जाएगा, जिसमें जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जा सके। एक नाबालिग लड़की के साथ में 4 लोगों द्वारा रेप करने की बात से प्रकाश में आई थी। उसी रात में मुकदमा दर्ज हुआ था। कल इसमें मेडिकल की कार्रवाई की गई थी और इसके क्रम में जो चारों अपराधी हैं, चारों अभियुक्त थे, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस टीम ने और अभी उनका मेडिकल कराया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। अजय शर्मा, न्यूज़ 18 कासगंज। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह पर्वतारोही लवराज धर्मशक्तु और पलायन पर लंबे समय से काम कर रहे पंडित विद्याधर शर्मा को किया गया मानद उपाधि से सम्मानित। हल्द्वानी में हुए यूयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी का ये 5वां दीक्षांत समारोह था। दीक्षांत समारोह के दौरान डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ने वाले 2000 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां दी गई। साथ ही बेहतरीन नंबर लाने वाले छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल भी दिए गए। इस दौरान डिग्रियां पाने वाले छात्र खासे खुश नजर आए।
वैसे तो देश का हर विश्वविद्यालय अपने दीक्षांत समारोह के दौरान किसी न किसी विशेषज्ञ को मानद उपाधि से सम्मानित करता है, लेकिन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने उत्तराखंड की विभूतियों को ही मानद उपाधि से सम्मानित कर एक नई परंपरा की नींव जरूर डाली है। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की इसी सोसाइटी के अंदर कपड़ा एवं जींस व्यापारी गुलशन ने अपनी पत्नी सहित अपने पार्टनर के साथ 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं दूसरी ओर अपने दो मासूम बच्चों ऋतिक और ऋतिका, जिनकी उम्र क्रमशः 12 से 13 साल और 14 से 16 साल बताई जा रही है, उनकी गला दबाकर और उसके बाद रेत कर हत्या कर दी थी। इस मामले में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि ये पूरा मामला रुपयों के लेन देन का है। गुलशन, जो कि जींस का व्यापार करता था, उसे व्यापार में काफी घाटा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर उसके ऊपर बाजार का करोड़ों रुपए बकाया भी था। साथ ही उसका कुछ पैसा तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए उसके साड़ू पर था, जिसके चलते ही उसने ये भयानक कदम उठाया। हालांकि उसने दीवार पर अपने लिखे सुसाइड नोट में साफ किया है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसी का साड़ू राकेश वर्मा है। ये वही राकेश वर्मा है जिसे गुलशन को जिससे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए लेने थे। बार बार पैसे मांगने पर भी पैसा ना देने पर और लगातार मार्केट के तगादे से आजिज आकर आखिरकार उसने ये कदम उठाया और आज अल सुबह पहले अपने 2 बच्चों की निर्मम हत्या की और उसके बाद अपनी पत्नी सहित अपने बिजनेस पार्टनर के साथ तीनों ने 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें कि पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि बिजनेस पार्टनर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब देखना यह होगा कि आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है और कब इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है, क्योंकि चंद पैसों के लेन देन के चलते आज ये हंसता हुआ परिवार हमेशा के लिए शांत हो गया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। आगरा का भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार विवाद मेडिकल के छात्रों के साथ आया है। मेडिकल के छात्र आगरा विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मेडिकल छात्रों का आरोप है कि उनको एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। साथ ही उनका जो सत्र है लगातार लेट है, एग्जाम भी उनके लेट किए जा रहे हैं, जिससे उनकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। दरअसल आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से 12 कॉलेज मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जिनके करीब 650 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस बार छात्र पूरी रात प्रदर्शन करते रहे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं हमारा जो भी रिजल्ट आया है उसमें सुधार किया जाए, जो भी गलती हुई है वो दिखाई जाए और हमारे टाइम से रिजल्ट आए और टाइम से सब शेड्यूल हो, कैलेंडर बनाया है पूरी ईयर का, जिससे हम लोग प्रिपेयर रहें आगे के लिए। छात्रों का सीधे ऐलान है, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में अपनी लड़ाई जीतेंगे। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और इसी के साथ 15 शहर 15 रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही।